फाइनली कल आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई प्रे आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। आज की वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैंने रखे हैं, तो एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चंस को भी जरूर से देख कर जाओ। ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। सिलेबस में जो चैप्टर 8 है उसका नाम है अंक एवं समय क्रम परीक्षण, यानी कि नंबर एंड टाइम ऑर्डर टेस्ट। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46 को आप देखो। यहाँ दिया गया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो यहाँ पर ना 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, और इन्हें हमें अरेंज करना होगा इनके समय के बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। अब जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले मंथ कौन सा आता है, जनवरी, तो मतलब 3, फिर उसके बाद में आता है मार्च तो 1, फिर उसके बाद जून आएगा और फिर उसके बाद में सितंबर आएगा। यानी कि 3 1 2 4 जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले के 45 क्वेश्चंस का वीडियो मैंने कल आपको दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से आप अपने एग्जाम से पहले उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि इससे पहले के जो 7 टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने उसी वीडियो में आपको समझाए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, तो 47 में आपसे कहा गया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और देखो यहाँ पर 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं और उनमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वर्षा, शीत, बसंत, शरद, हेमंत और ग्रीष्म। और आपको ये पता है ये क्या है, ऋतुएं हैं, लेकिन इनका ऑर्डर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। और डी का जो ऑर्डर है, देखो सबसे पहले आती है वसंत ऋतु, फिर उसके बाद में आएगी ग्रीष्म ऋतु, फिर उसके बाद में आती है वर्षा ऋतु, और फिर उसके बाद में आती है शरद ऋतु, और शरद ऋतु के बाद में आएगा हेमंत, और हेमंत के बाद में आएगा शीत। तो ये जो है हमारा क्रम नंबर 6 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से इसको हम अरेंज करेंगे। तो इस तरह के जो टाइम के ऑर्डर्स हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, तो उसमें कहा है कि रोशनी का जन्म जो है वो 12 जून 1995 को और ऋतुराज का जन्म 8 अप्रैल 1994 को हुआ था। अर्पित का जन्म रोशनी से 16 माह 8 दिन पहले हुआ था। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में सबसे अधिक आयु किसकी है। तो देखो यहाँ आयु पूछी नहीं है, सिर्फ नाम पूछा है। तो हम इसे अनुमान में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो जो पहले डेट हुई होगी वो ये है, मतलब 8 अप्रैल 1994, और जो दूसरी डेट है वो कौन सी है, 12 जून, ठीक है। और 12 जून कितना, 1995। तो पहले ये डेट आई होगी, फिर उसके बाद में ये 95 वाली। अब हमसे ये कहा गया है कि ये जो दूसरी वाली है ये रोशनी की है, इसमें से 16 महीने। अब 16 महीने का मतलब होता है 1 साल 4 महीने 8 दिन, ठीक है। ये वाली जो टाइमिंग है हमें पीछे जानी है। अब देखो अगर इस वाले टाइमिंग से मैं 1 साल 4 महीने 8 दिन पीछे जाऊं तो मुझे 1 साल पीछे जाने में कौन सी टाइमिंग मिलेगी, तो 1 साल पीछे जाने में मुझे मिलेगा 12 जून 1994। अब 1994 से 4 महीने पीछे और जाओ तो देखो यहाँ पर जून दे रखा है। अब जून 1 हो गया, जून से जस्ट पहले क्या आया होगा, मई, मई से ठीक पहले क्या आया होगा, अप्रैल, ठीक है। और अप्रैल से ठीक पहले क्या आया होगा, मार्च। इसका मतलब ये है कि अर्पित का जो जन्म है वो मार्च में कभी हुआ होगा, ठीक है। अब आप ये सोचो कि तीनों व्यक्तियों की एज के बारे में, बर्थ के बारे में हमें पता चल गया कि मार्च में जो जन्मा है वो कौन है, अर्पित, और फिर उसके बाद अप्रैल में कौन जन्मा है वो है ऋतुराज, और फिर उससे 1 साल बाद में 1995 में कौन जन्मा है, रोशनी। तो आप ये देखो कि सबसे बड़ी एज वाला व्यक्ति कौन होगा, जो सबसे पहले जन्मा है, इसका मतलब अर्पित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, यानी कि अर्पित। तो इस तरह से आपको ये देखना होता है कि किस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है। जिसका जन्म सबसे पहले हुआ होगा उसकी एज सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, तो 49 में कहा है यदि परसों, अब देखो परसों का मतलब क्या होता है, ये है आज का दिन, और आज के दिन से ये कल वाला दिन है, और कल वाले दिन से ठीक पहले ये वाला जो दिन है ये परसों है। और परसों हमें कौन सा दिन दिया है, फ्राइडे। तो पूछ रहे हैं तो कल को कौन सा दिन होगा, इसका मतलब जो आने वाला कल है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो आप ये देखो कि फ्राइडे के बाद में क्या आता है, सैटरडे, और फिर उसके बाद में क्या आता है, संडे। तो इससे अगली बार में क्या आएगा, मंडे। यानी कि कल जो दिन होगा वो कौन सा होगा, मंडे, मतलब सोमवार जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही देखो 50 को, तो उसमें कहा है कि यदि बीते हुए कल से 12 दिन पहले बुधवार था। तो देखो मैंने आपको सिखाया कि बीते हुए दिन के लिए एक विषम दिन लो, और कितने दिन पहले, 12 दिन पहले, और यहाँ पर कौन सा दिन दिया है, वेडनेसडे दिया है। तो कहा है तो आने वाले कल, अब आने वाले कल के लिए फिर से एक दिन लो, और प्लस कितने, 17 दिन बाद, तो यहाँ पर 17 और लिख लो। और पूछा है कि बताइए इसके बाद में जो दिन आएगा वो कौन सा होगा। तो देखो सही तरीका क्या है, आप विषम दिन निकाल लो। विषम दिन कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पर ये हो रहा है 12, 13 और 14। तो ये 14 तो 7 के मल्टीपल हैं, ये खत्म हो गए।
और इसमें से मैंने 14 निकाल दिया तो कितना बचा होगा, 3 दिन। इसका मतलब 3 दिन आगे हमें जाना है। तो वेडनेसडे के बाद में थर्सडे पहला, फिर उसके बाद में फ्राइडे दूसरा, और फिर उसके बाद में तीसरा सैटरडे। इसका मतलब सैटरडे जो होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमें दिनों में आगे जाना है या दिनों में पीछे जाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कौन सा दिन छोड़ेंगे। बीते हुए दिन के लिए एक विषम दिन और आने वाले दिन के लिए भी एक विषम दिन हमें लेना पड़ेगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 51 को, तो उसमें कहा है कि यदि परसों बृहस्पतिवार था। अब देखो फिर से परसों, परसों का मतलब ये आज का दिन, आज के पीछे कल और कल के पीछे ये परसों। अब ये जो परसों है ना, ये थर्सडे था आपका, ठीक है। अगर ये थर्सडे है तो पूछा है रविवार कब होगा, तो थर्सडे के बाद में क्या आता है भाई, थर्सडे के बाद में आता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद में आता है सैटरडे, और सैटरडे के बाद में क्या आता है, संडे। इसका मतलब ये वाला जो दिन है वो संडे होगा, और ये कौन सा है, ये आगामी कल है। मतलब ये जो बॉक्स मैंने बनाया ये टुडे है ना, तो टुडे क्या है, सैटरडे, और सैटरडे के जस्ट अगला दिन कौन सा होता है, संडे। इसका मतलब आगामी कल जो होगा ना उसको संडे होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 52 को, तो उसमें ये कहा है कि पी, क्यू, आर और एस जो है वो 4 क्रमागत महीने हैं जिनमें पी और एस जो है वो 30 दिन के हैं। तो आप बताइए कि एस कौन सा महीना है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया है क्योंकि ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ऐसे ही तो मंथ चलेंगे। जनवरी जो होता है वो 31 का होता है, फरवरी या तो 28 का या फिर 29 का, ऐसे ही मार्च 31, अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, और फिर सितंबर 30, फिर उसके बाद में 31 और फिर 30। ऐसे ही तो दिन चल रहे हैं। लेकिन इसमें देखो कि यहाँ पर ये वाला जो टाइम स्लॉट है, ये वाला, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि पहला मंथ अगर मैंने पी माना, फिर क्यू माना, फिर आर और फिर एस, तो हमें यहाँ पता है कि पी और एस जो है ना वो 30-30 दिन के हैं। तो आपको ये बताना है कि एस कौन सा महीना है। तो एस कौन सा महीना होगा, सितंबर, यानी कि सी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना कि दिनों में अगर हम आगे जाएंगे तो कैसे जाना है और पीछे जाएंगे तो कैसे जाना है। मतलब जो दिन हमें दिया हुआ है ना वर्तमान, उसको हमें काउंट नहीं करना है। अगर हमसे आगे जाने की बात हो रही है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, और अगर हमसे पीछे जाने की बात हो रही है तब भी हम 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग करेंगे। और ये तब करना है जब आपसे कहा जाए दिन बाद, बाद वाली जो लैंग्वेज है उस कंडीशन में ऐसा करना है। इसके बाद देखिए सिलेबस में जो चैप्टर 9 आपको दिया है वो है डिडक्टिव रीजनिंग टेस्ट का। अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी की सारी रीजनिंग ना लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होती है। जैसे कि आपने पढ़ा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गए, स्टेटमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़ हो गई, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है। कई सारे ऐसे होंगे जैसे कारण और प्रभाव का क्वेश्चन आपको सबसे फर्स्ट दिया हुआ है। 53 का आंसर देखो क्या होगा। इसमें कथन फर्स्ट कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। और सेकंड कथन में कहा गया है कि कल होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ये सोचना होता है, यहाँ दिया देखो कारण और प्रभाव, ऐसे ही प्रभाव और कारण, मतलब इन दोनों में से या तो हो सकता है कि ये दोनों किसी कारण के प्रभाव हों, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पहला कारण है दूसरा उसका प्रभाव है, या फिर हो सकता है कि पहला प्रभाव है और दूसरा उसका कारण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो चीज़ें होती हैं, एक है आपका कारण और एक है उसका प्रभाव। तो जो कारण है ना वो पहले हुई घटना है, ठीक है, पहले हुई घटना मतलब पहले कोई चीज़ हुई है और फिर उससे जो इफेक्ट निकल के आ रहा है ये बाद में हुई घटना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि लोग सोना नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, सोना नहीं खरीद रहे, ठीक है। और दूसरी बात मैं बोलूं कि सोना महंगा हुआ है, सोना महंगा हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि इनमें से पहले हुई घटना कौन सी होगी। भाई सोना महंगा हुआ होगा तभी तो लोग उसे नहीं खरीद रहे, या फिर लोग नहीं खरीद रहे इसलिए सोना महंगा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आप ये देखो कि पहले हुई घटना जो है वो ये है, ठीक है, और बाद में हुई घटना जो है वो ये है। तो हम इसमें ये कहेंगे कि सोना महंगा जो है वो कारण है, ठीक है, और लोग नहीं खरीद रहे हैं ये उसका प्रभाव है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान देना होता है कि कौन सी घटना कारण है और कौन सी घटना प्रभाव है।
या फिर दोनों ही घटनाएं प्रभाव भी हो सकती हैं। लेकिन दोनों घटनाएं कभी भी कारण नहीं हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी दो कारण आपको यहाँ नहीं दिए जाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान शहरी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, और संभावना है तो इसलिए कल होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। तो आप ये कहो कि कारण जो है वो पहला वाला है, ठीक है, और उसका प्रभाव क्या है कि उसकी वजह से हमने टूर्नामेंट को रद्द कर दिया। तो आप ये कहोगे कि पहला वाला कारण है और दूसरा वाला प्रभाव है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया है 54 में कि संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, ये एक तरीके का निर्देश आपको दिया गया है। लेकिन सेकंड वाले में देखो कि शहर में हाल ही में एक घर में चोरी की वारदात हुई है। तो आप ये देखो कि घटना पहले कौन सी हुई है और उस पर लिया गया निर्णय कौन सा है। तो आप कहोगे कि पहले वारदात हुई होगी, इसीलिए पुलिस ने ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखता है संदिग्ध तो आप तुरंत सूचना दें। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वाला है वो कारण है और फर्स्ट वाला जो है वो प्रभाव है। तो आप कहोगे कि बी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा कि सेकंड वाला कारण है और फर्स्ट वाला उसका प्रभाव है। संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना देनी है, ये तभी कहा जाएगा जब कोई घटना आपके शहर में हुई होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, तो उसमें कहा है कि भारत के लिए गौरव की बात क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। कई बार आपको एग्जामिनर चेक करता है कि आप किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेंगे। इससे क्या है, इससे आपकी मेंटल एबिलिटी पता चलती है कि किस सिचुएशन में आप कौन सा निर्णय ले रहे हैं। जैसे इसमें देखो कहा गया है कि भारत के लिए गौरव की बात है। अब देखो गौरव की बात क्या है, आर्थिक रूप से प्रगति करना, क्या ये गौरव की बात है? कई शताब्दियों का जीवन साथ जीना, क्या ये गौरव की बात है? अन्य अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हों जो कि मेडिकल सपोर्ट हमें देती हैं, वो हमारे लिए गौरव की बात है? या फिर परिवार और पड़ोस में अपनेपन का संबंध होना, ये गौरव की बात है? तो देखो भारत जो है उसको कहा जाता है कि यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को अच्छा मानते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जो माइंड सेट है वो इस समय ऐसे चलना चाहिए कि आप इस वाले ऑप्शन को मार्क करें कि परिवार और पड़ोस में अपनेपन के साथ संबंध रहेंगे, तो ये भारत के लिए गौरव की बात होगी। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 56 को, तो उसमें कहा है कि यदि आपके कार्यालय में दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं। देखो अब यहाँ पर आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो चेक की जा रही है कि भाई आप कैसा निर्णय लोगे। तो कहा जा रहा है कि आप कमज़ोर व्यक्ति को सहारा दोगे, मतलब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं किसी कारण से, तो आप क्या है, आपको जो लग रहा है कि यार ये वाला जो है व्यक्ति ये कमज़ोर दिख रहा है तो मैं इसका सपोर्ट कर दूँ, ये ऑप्शन आपके लिए सही है। या फिर उन्हें अनसुना कर देंगे, आप सोचेंगे भाई लड़ रहे हैं लड़ने दो, हमें इस बात से क्या मतलब है, तो उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। या फिर आप मजबूत व्यक्ति को डांटेंगे, है ना, जो उन दोनों में से हैवी होगा, मतलब जो कठोर व्यक्ति है उसको आप कहेंगे भाई तू चुप जा, है ना, ये करेंगे। या फिर आप दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे। तो देखो सही निर्णय जो लिया जाएगा वो ऑप्शन डी होगा कि आप ना किसी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका उसकी वजह से झगड़ा हो रहा हो, मतलब उसने कोई गलती की है, तो आप एक व्यक्ति को डांट भी नहीं सकते क्योंकि वो बुरा मानेगा, बहुत सारी बातें हैं ना। तो इस कंडीशन में आप ये कहोगे भाई हम किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे कि दोनों का मैटर सुन लें कि हाँ भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है और तेरी क्या प्रॉब्लम है, और उस तरीके से मैटर को सॉल्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो इसका आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए 57 को, तो उसमें ये कहा गया है कि दो कथनों को संज्ञान में लीजिए। यहाँ पर कथन दिया है एक P और एक Q, है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार करा दिया है क्योंकि ये भी पेपर में आ रखा है। जब हमने PYQ सॉल्व किए थे तब ये क्वेश्चन आया था। मैंने सेट में भी बीच में ये क्वेश्चन डाल रखा है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपसे गलत भी होते हैं और पेपर में ये आते भी हैं, है ना। और आई होप आई प्रे कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ ताकि आप इन्हें सॉल्व कर सकें, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ इन्हें। देखो इसमें कहा है कि 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो ये बात हम जानते हैं, ये सच बात है कि 7 एक अभाज्य संख्या ही है। और सेकंड कहा है कि 7 एक सम संख्या नहीं है, तो ये बात भी सही है कि सम संख्या नहीं है। अब हम ऑप्शन देंगे, देखो क्योंकि दोनों हमारे सही हैं इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि उसमें तो किसी एक की ही बात हो रही है। फिर दूसरे को देखो, इसमें कहा है कि पी और क्यू दोनों सही हैं, सही बात है। और Q जो है एक सटीक स्पष्टीकरण है P के लिए, मतलब P को डिफाइन करने के लिए जो Q है वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है सिर्फ ये बता रहा है कि सम नहीं है,
तो सम नहीं है तो दूसरी चीज़ भी तो हो सकती है, 2 नहीं है तो कुछ और हो सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि पहला भी इसका एलिमिनेट हो गया, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारे लिए सही होगा कि पी और क्यू दोनों सही हैं, लेकिन क्यू जो है वो एक सटीक स्पष्टीकरण नहीं है पी के लिए, तो वो बता नहीं पाएगा ना उसे कि ये क्या चीज़ है। 7 एक अभाज्य संख्या है और उसमें कहा है कि 7 एक सम संख्या नहीं है, सम नहीं है तो कुछ और हो सकती है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, तो उसमें ये कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन के बाद 4 वाक्य दिए गए हैं और दिए गए कथन से तार्किक रूप से संबंधित वाक्यों की एक जोड़ी का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पर कथन आपको दिया है कि या तो ट्रेन लेट है या फिर पटरी से उतर गई है। तो आपको याद होगा मैंने आपको सैलोजिज्म चैप्टर में या फिर न्याय संगत चैप्टर में पढ़ाया है कि ये तो ईदर का केस है, और ईदर के केस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों पर्टिकुलरली गलत होने चाहिए और उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मुझे ये चाहिए कि इनमें से चारों में से मुझे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये कब कंडीशन हो सकती है, मान लो अगर मैं इसे कहूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। यही तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इधर साइड में भी मेंशन किया है। तो इसमें हमें ये चाहिए कि अगर आप ये देखो कि एक चीज़ सही हो तो दूसरी गलत होनी चाहिए, या पहली गलत हो तो दूसरी सही होनी चाहिए, ये कंडीशन हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके बेस पर आप देखो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। क्या पहला ऑप्शन हो सकता है, तो सी में कहा गया है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है और पहले में कहा है ट्रेन लेट है। तो आप ये देखो कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव हैं तो ये तो बन नहीं सकते, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए ही चाहिए। फिर देखो ए बी बन सकते हैं क्या, तो ए बी अगर मैं देखूं तो ट्रेन लेट है और ट्रेन लेट नहीं है, तो ये तो एक ही बात दोनों, मतलब दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमें ये वाला डेटा भी तो चाहिए कि पटरी से उतर गई है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर आप ये देखो कि बी सी हो सकता है क्या, या उससे पहले आप डी बी को देखो, तो डी बी में कहा गया है कि डी यहाँ पर है ट्रेन पटरी से नहीं उतरी है, और बी में कहा गया है कि ट्रेन लेट नहीं है, तो दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव भी नहीं हो सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी सी, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर आपको बी बोर्ड मास का रूल फॉलो करना होता है और उसके बेस पर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 59 में क्वेश्चन कि इनटू का मतलब है प्लस और माइनस का मतलब है इनटू, और डिवाइड का मतलब है माइनस, और प्लस का अर्थ है डिवाइड। तो आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है 12, 6, 3, 2 और 8, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ प्लस का साइन है, तो पहले आप प्लस की जगह पर भरो कि प्लस की जगह पर हमें डिवाइड लगाना है, तो यहाँ हमने डिवाइड लगा दिया। फिर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड की जगह आपको माइनस लगाना है। फिर उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस की जगह इंटू लगाना है, और फिर इंटू का साइन है, इंटू की जगह प्लस लगाना है। अब देखो बोर्ड मास रूल हमसे ये कहता है कि आप पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करो। तो देखो इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो यहाँ से मुझे 2 मिल जाएगा माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो एक ही स्टेप में, तो 3 2 जा 6 हो गया, और प्लस कितना है ये 8, और फिर उसके बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ करो, मतलब 8 और 2 10, और 10 में से 6 माइनस हुए तो कितने बचे, 4। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो जब कभी आप देखो कि इस तरह का क्वेश्चन है तो समझ जाना कि ये कौन से चैप्टर से दिया है, इससे। और यहाँ पर पहले आपको साइन चेंज करने होते हैं और फिर बी बोर्ड मास रूल से उसे सॉल्व करना होता है। इस पर भी हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, तो 60 में आपसे क्या कहा गया है कि कुछ कोडिंग आपको दे रखी है इनकी साइन की, कि प्लस का अर्थ है 2 जोड़ना है, माइनस का अर्थ दिया है, और फिर स्टार का मतलब दिया है। सबके मतलब मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 5 कंसीडर किया। अब 5 के बाद में लिखा है स्टार, और स्टार का मतलब क्या है कि वर्तमान संख्या को 6 से गुणा करना है, तो इसका मतलब मैंने इसको इंटू 6 कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये 30। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस का मतलब है वर्तमान संख्या में 2 जोड़ना है। इसका मतलब ये जो 30 है इसमें हमें 2 प्लस कर देना है, तो ये कितना बन जाएगा 32। मतलब एक एक स्टेप आप बिल्कुल कवर करते चलो, जैसे वैल्यू बोल रहा है वो उसी तरह से उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब है कि वर्तमान संख्या के अंकों को उल्टा कर दो, मतलब यहाँ 32 लिखा है तो इसको मैंने 23 बना दिया। फिर उसके बाद में अगला स्टेप है हमारे लिए माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, वर्तमान संख्या में से एक घटाना है, मतलब 23 से मैंने एक माइनस कर दिया तो कितना बच गया 22। फिर उसके बाद में अगला है फिर से स्टार, और स्टार का मतलब है कि आपको वर्तमान संख्या में 6 से गुणा करना है,
मतलब 22 को आपने इंटू कर दिया 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 132। फिर उसके बाद में हैज़ दिया है, तो हैज़ का मतलब क्या है, वर्तमान संख्या को 3 से भाग करना है, मतलब इसको फाइनली 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से कट जाएगा 44 टाइम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना है, ऑप्शन डी यानी कि 44। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर जो कोड्स आपको दिए हैं, जो साइन दिए हैं, उनकी वैल्यूज़ पीछे ऊपर जो कोड्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग रखते जाओ और उन्हें सॉल्व करते जाओ और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है देखो क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पर देखो आपको कहा गया है कि वैन को हम इंटू लिख रहे हैं, यू को लिख रहे हैं हम डिवाइड, और कम का मतलब है माइनस और विल का मतलब है प्लस। तो आपको सॉल्व करना है, ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिया है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो 8 लिखा हमने पहले, फिर लिखा है वैन, तो वैन का मतलब है इंटू, तो 12 आ गया। फिर लिखा है विल, तो विल का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस भर लिया, और फिर 16। फिर उसमें लिखा है यू, तो यू का मतलब क्या है, डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड साइन लगाया और फिर 2 लिख लिया। और लास्ट में है कम, कम का मतलब है माइनस, तो -10। अब फिर से देखो यहाँ पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, इसको आप सॉल्व कर लो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 8 बार, और प्लस यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपका 96, और माइनस कितना है 10। आपको पता है कि अगर मैं इसको पूरे को ऐड करूँ उससे बेटर क्या है, 8 में से 10 माइनस कर दिए तो -2 बचेगा, और फिर 96 में से भी 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 94। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मतलब 94। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका धारणा परीक्षण यानी कि अजम्पशन टेस्ट, यानी कि इसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि अजम्पशन पर बेस्ड होंगे, यानी कि धारणाओं पर बेस्ड होंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, यहाँ पर कई तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिलेगा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो पूर्व अनुमान नंबर फर्स्ट और सेकंड दिए गए। अब देखो यहाँ पर लिखा है पूर्व अनुमान, तो यहाँ दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक आता है पूर्व अनुमान और दूसरा लिखा होता है धारणाएं। दोनों ही सेम बातें हैं। आपसे ये कहा जाएगा कि एक कथन के बाद दो धारणाएं नंबर फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं, तो भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। आगे कहा है कि आप कथन की हर बात को सत्य मानते हुए दोनों पूर्व अनुमानों को समझें, मतलब जो पूर्व अनुमान है उन दोनों को आपको ध्यान से समझना है और तय करें कि इनमें से कौन से कथन में अंतर्निहित हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको अक्सर समझाया है, जब भी आप धारणा का क्वेश्चन करें या अजम्पशन का क्वेश्चन करें या पूर्व अनुमान हो या पूर्व धारणाएं हो, इस तरीके से लिखी हुई लैंग्वेज दिखे तो समझ जाना कि क्या सोचकर हमने वो बात बोली है। इसका मतलब ये है कि नीचे जो पूर्व अनुमान आपको दिए जाएंगे ना, ये हमारे माइंड में चलने वाले स्टेटमेंट्स हैं, है ना, कि हम दिमाग में क्या सोचकर इस चीज़ को बोल रहे हैं जो हमें कथन में दिया हुआ है। मतलब पहले हुई घटनाएं हैं ये पूर्व अनुमान, और फिर बाद में जो उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं वो है हमारा कथन। ठीक है, अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कहा गया है कि स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का उपयोग करें, टीवी पर एक विज्ञापन यूज़ हो रहा है। मतलब ऐसे मान लो कोई सा भी ऑयल है कि भाई ये वाला ऑयल यूज़ करो जिससे कि आपकी लाइफ क्या होगी, मस्त होगी। अब आपको ये सोचना है कि जो टीवी पर ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ये कंपनी ने क्या सोचकर चलाया होगा। अब क्या सोचकर चलाया होगा उसे हम देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वास्थ्यकर जीवन है। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर मुझे अपने किसी प्रोडक्ट का ऐड देना है तो मैं दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ताकि मेरे कस्टमर बने, तो उसके लिए ट्रस्ट तो मुझे बिल्ड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों की बुराई करूँगा कि भाई वो वाले बेकार हैं या फिर वो चीज़ें बेकार हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब ये गलत है, ये धारणा सोचकर हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाया है। और यहाँ पर कहा है कि हर आदमी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, तो ये बात सही है। मैं इस चीज़ के बेस पर ये अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। अगर मुझे ये ऑयल बेचना है और मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अच्छा जीवन जी सकते हैं इससे, तो इसका मतलब क्या है कि लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए मैं ऐड दे रहा हूँ उसको। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल पूर्व अनुमान सेकंड जो है वो अंतर्निहित है। पार्ट 1 में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक हो गई थी। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या मिस्टेक हुई थी, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। शब्द था हमारे पास एजुकेशन, तो इसको हम लिख लेते हैं EDUCATION। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हम लेटर के प्लेस को पढ़ते हुए आगे जाएंगे और जिससे मैचिंग होगी वही हम पेयर बना देंगे। जैसे ई के बाद में EFGHIJKLM, तो कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर डी से देखो तो DEFGHIJK, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर यू से देखो तो
VWXYZ। Z के बाद आगे नहीं जाएंगे क्योंकि Z पर हमारे अल्फ़ाबेट खत्म हो गए। फिर इसके बाद C से देखो तो CDEFGH, कोई पेयर नहीं मिला। फिर A से देखो ABCDE, कोई पेयर नहीं। T के बाद में देखो TUVW, नहीं मिला। फिर I से देखो IJK, कोई पेयर नहीं। फिर O से देखो तो OP और N सबसे लास्ट में। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जब हम लेफ्ट से राइट में गए, लेफ्ट टू राइट, तो हमें कोई भी पेयर नहीं मिला, मतलब 0। अब हम चेक करेंगे राइट से लेफ्ट, मतलब पीछे से इधर आते हुए। तो आप इसमें देखो N के बाद में आएगा NO, तो पहला पेयर हमारा यहीं पर बन गया। फिर इसके बाद में O से आगे बढ़ेंगे तो O के बाद में PQRSTUV, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर O से देखो तो OPQRSTUV, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर I से देखो तो IJKLMNO, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर T से देखो तो TUVWXY, यहाँ पर भी कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर A से देखो तो ABCD, तो हमने देखा कि A से D तक का एक पेयर और बनेगा। फिर D के बाद में आएगा E, तो देखो A के साथ में E का भी एक पेयर बनेगा, तो सबसे लास्ट वाला पेयर भी हमने बनाया। फिर हम चलेंगे C से आगे, तो C यहाँ पर मैं बना रहा हूँ नीचे CDEF, कोई मैचिंग नहीं हुई। U के बाद UVW, ये भी कोई मैचिंग नहीं। और फिर D के बाद में DE, तो आप देखोगे कि D से E तक का एक पेयर और बनेगा। तो टोटल हमारे कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4। तो टोटल पेयर हो जाएंगे हमारे राइट से लेफ्ट आने पर, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से हमें 4 पेयर और मिले। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल पेयर हो जाएंगे 4। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी था, मतलब 2 से अधिक। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में आपको बताना था कि कितने पेयर बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 10 था, और 10 इसका सही आंसर है। और आप लोगों में से कई सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं उन टॉपिक्स की ऑलरेडी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाकर डाल रखी हैं। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उनकी वीडियोस जरूर देख के जाना। बाकी मेरी तरफ से कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कल एग्जाम से आके कि आपका एग्जाम कैसा हुआ।